Hello, friends. Welcome to Study Room, the place of learning. Hello, my dear friends. I welcome you all in my channel Study Room. So, friends, आज मैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. सो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मैं अभी लगातार वीडियोस 9th के ऊपर और 10th के ऊपर लेके आता रहूँगा, जो कि शॉर्ट नोट्स रहेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और 10th के पहले 9th वालों का होगा. तो मैं कोशिश करूँगा कि 10th के पहले मैं आपका एग्ज़ाम जल्दी से करवा दूँ अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू. तो इससे क्या रहेगा कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा. अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देख लीजिए. यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो. यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैज़ नेम्स मैटर. हमारे आसपास या फिर पूरे यूनिवर्स में, आप अपने सराउंडिंग्स में देख लीजिए, हर चीज़ जो बनी है आपके सराउंडिंग्स में, जो भी इस यूनिवर्स में बना है, वो किससे बना है? मैटर से. किसने फाइंड किया है? साइंटिस्ट ने स्टडी करके ये बताया है कि जो भी हमारे आसपास यूनिवर्स में बना है, जो भी हम आसपास देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो सब कुछ किससे बना है? मैटर से बना हुआ है. सेकेंड पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर होते हैं बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इट इज़ पर्टिकुलेट. जैसे डस्ट होता है, पर्टिकुलेट्स होते हैं डस्ट के, सेम उसी तरह पर्टिकुलेट्स होते हैं मैटर्स, बट दे आर वेरी टाइनी. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास. द क्वेश्चन में अराइज दैट व्हाट इज मैटर, देन यू विल आंसर a matter is anything that occupies space and has mass. Means it has some mass and occupies the space. You can take the example of the water bottle. Means in a water bottle, when you will fill the water bottle with the water, then the water will occupy the volume and mass. It is having some mass and occupies the shape of the water. And if you put you can take the example of your books, pencil, bags, or whatever you are having in your surroundings. Particles of matter have space between them and are continuously moving. The particles are having the space between them. Means you can take the example of your fingers. यहाँ पे आप लोग देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे फिंगर्स जो हैं वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में देखिए गैपिंग्स हैं. इनके बीच में क्या है? गैपिंग्स हैं. तो यही समझ लीजिए कि मेरे फिंगर्स जो हैं पार्टिकल्स हैं, मैटर हैं, और उनके बीच में ये स्पेस है. तो सेम इसी तरह पार्टिकल्स भी होते हैं. ओके फ्रेंड्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब देख लीजिए इनके बीच में गैपिंग्स है, बट इनका कुछ फोर्स भी लगता होगा. इनके बीच में फोर्स लगता है आपस में, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. तो हमें पता है कि बेसिकली 3 फेजेस ऑफ लिक्विड्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो वो तीनों गैसेस में, तीनों फेजेस में गैस जो होती है, लिक्विड या सॉलिड वाटर जो होता है, वो तीनों में जा सकता है. तो इनके 3 फेज होते हैं, आप जान गए. तो सॉलिड्स इनके बीच में हम जा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन सब करने. ये एग्जाम्स में आपको इजीली पूछ सकता है, एक करके पूछ दे देगा, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का, गैसेस का, किसी का भी दे देगा. कहेगा कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बताइए, डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए. वैसे हमें सॉलिड्स में या फिर लिक्विड्स में या फिर किन्हीं दो में या फिर तीनों में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए दे सकता है. तो आप इस तरह का पूरा चार्ट बना लेंगे बेसिकली, और इसको पूरा अच्छे से अपने एग्जाम कॉपी में पेस्ट कर देंगे. इसको एकदम अपने मेमोरी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मोबाइल में तो लेते हैं स्क्रीनशॉट, अपनी मेमोरी में भी ले लीजिए. आपको एग्जाम में और आपके प्री बोर्ड्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज किस में होता है? सॉलिड्स में होता है. सॉलिड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं. लिक्विड्स वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं. इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं. इसी वजह से ये क्या होते हैं? फ्लूइड से निकाला जाता है. दे आर मूवेबल बट सॉलिड्स आर नॉट मूवेबल. जहाँ पे आप उसको रख देंगे वहीं पे आप 2 दिन बाद देखेंगे, 10 साल बाद भी वहीं पे देखेंगे. बूढ़े हो जाओगे तब भी वहीं पे पड़ा रहेगा अगर उसे हिलाओगे नहीं तो. गैसेज very weak intermolecular forces. They have very weak intermolecular forces. That is why they are not seen and they occupies the container. जिस भी कंटेनर में उसे रख देते हैं वो उसका वॉल्यूम, उसका शेप ले लेता है. ठीक. वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस. हाँ, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से एक दूसरे से बहुत ही पास रहते हैं. बट इनके बीच का जो स्पेस रहता है बहुत ही कम रहता है इनके बीच में, क्योंकि एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं. देखिए यहाँ पे मेरी फिंगर्स का एग्जांपल फिर से ले लीजिए. देखिए मेरी फिंगर्स जो हैं इनके बीच में स्पेस जरा सा भी नहीं है. इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो हैं, बट इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और बीच में स्पेस नहीं है. बट यहीं पे सॉलिड से मैंने हल्का से इसको फैला दिया
तो ये लिक्विड्स बन गए, और मैंने बहुत ज़्यादा फैला दिया तो ये गैसेस बन गए। ठीक फ्रेंड्स, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है लिक्विड्स में, एंड वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर molecular space is between the gaseous molecules. सॉलिड्स में हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स को आप देख सकते हैं, जिस भी सॉलिड्स को आप अपने सराउंडिंग्स में देख लीजिए, आपके ज्योमेट्री बॉक्स को देख लीजिए, बुक्स, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कुछ को भी देख लीजिए, किसी चीज़ को भी, वो उनका डेफिनिट शेप होता है और उनकी डेफिनिट वॉल्यूम होती है। बट नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम किसका नहीं होता है? लिक्विड्स का नहीं होता है। और दिस इज सेम फॉर द गैसेज ऑल्सो। दिस टू सिमिलैरिटीज, यहाँ पे देख लीजिए दोनों सिमिलैरिटी हैं, लिक्विड्स और गैसेज के बीच में क्या है? सिमिलैरिटीज हैं। दैट नो डेफिनिट शेप एंड सॉरी गैसेस का ना ही शेप होता है ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है। बट ध्यान देने वाली बात है कि लिक्विड्स का जो होता है वो शेप नहीं होता है बट उनका वॉल्यूम होता है, वहीं पे गैसेस का नहीं होता है। तो सॉरी फॉर दैट। हाई डेंसिटी वॉल्यूम्स की जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स का हाई डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे आप वाटर ले लीजिए एक अपने पतीले में या फिर वेजल में, जो भी आपके घर पे हो जिसमें आप हीट करते हो, और एक तरफ आइस क्यूब्स ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो वाटर रहेगा वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा देन कंपेयर टू आइस क्यूब, बिकॉज फर्स्टली इट विल चेंज टू लिक्विड फेज एंड आफ्टर दैट इट विल चेंज टू वेपर स्टेट। बट वहीं पे क्या रहेगा, लिक्विड्स में लिक्विड क्या रहेंगे कि वो लिक्विड पहले ही फेज में है तो गैसेस फेज में चला जाएगा। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके हाई डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। वाटर के लिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझाया हूँ, बट वाटर में ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ मैच करता हो, उसकी कंडीशन हर ऑब्जेक्ट की कंडीशन अलग होती हैं। ठीक, आयरन का अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, केरोसिन का अलग होता है, हर चीज़ का अलग होता है। बस मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया वाटर का एग्जांपल लेके, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। डेंसिटी इज लो, लोअर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। गैसेस का डेंसिटी इज़ वेरी लो, और इनका तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि हम हवा को पकड़ के उसको किसी बर्तन में डाल के उसको हीट नहीं कर सकते ना, तो इसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है हवा की। सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं फिर से। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप अपने इरेजर को ले लीजिए, शार्पनर को ले लीजिए, या फिर आप अपने टैबलेट को ले लीजिए, मोबाइल को ले लीजिए, जो भी अपने हाथ में लिए हैं उसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, कंप्रेस नहीं होगा। बट लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड थोड़ा मोड़ा कंप्रेस होगा। ओके, और गैसेस तो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होंगे। ओके फ्रेंड्स, जो एलपीजी सिलेंडर्स आपके घर में आते हैं वो कंप्रेस्ड गैसेस रहते हैं, कंप्रेस करके उसे लिक्विफाई कर देते हैं, इसीलिए उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एलपीजी सिलेंडर्स में भरे जाते हैं गैस। और आप अपने डीओ का भी ले लेते हैं एग्जांपल। डीओ का उसका नोजल प्रेस कीजिए, नोजल जैसे आप प्रेस करेंगे तो उसमें से लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, उसके बाद तुरंत वो क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। यस, जहाँ भी अपन ज्योमेट्री बॉक्स को रख देते हैं या फिर किसी भी सॉलिड चीज़ को देखते हैं, कभी फ्लो करते हुए देखें? अगर देखें तो आप खुशनसीब हैं हम तो नहीं देखे भैया। लिक्विड्स कैन फ्लो, यस, बट लिक्विड्स कैन फ्लो। पानी ले लीजिए, फर्श पे गिरा दीजिए, मम्मी बाद में आएंगी 2 चप्पल देंगी, है कि नहीं? नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। बस खाली आपने देखा होगा, नहाते वक्त देखे होंगे कि फर्श पे पानी गिर गया, फिर कहीं भी पानी गिर गया तो फ्लो करने लगता है। उसके बाद गैसेस तो फ्लो करते ही रहते हैं। वी आर सिंक इन द गैसेस। ठीक, टाइप्स ऑफ गैसेस में हम लोग डूबे हुए हैं। एयर है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर इन आवर एटमॉस्फेयर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो हमें पता है कि जो मैटर होते हैं वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके फ्रेंड्स, सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं और लिक्विड टू गैस। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, फ्रॉम द आइस क्यूब टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ता है? ऑन इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी गेन होती है, वो एनर्जी अपने आप के अंदर, मतलब कि जैसे आप बैठे हो, आपके अंदर पास कोई एनर्जी नहीं है, बट जैसे ही आप एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं या फिर आप खाना खा लेते हैं, ठीक, डिनर करने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो आपने फूड के जरिए एनर्जी गेन की। तो वैसे ही टेम्परेचर को आप खाना समझ लीजिए। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनको खाना चाहिए। खाना क्या है? हीट चाहिए। हीट लेते ही उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और मूव करने लगते हैं बहुत तेजी से, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब काइनेटिक एनर्जी का आने की वजह से बहुत ज़्यादा मूव करने लगते हैं, और मूव करने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, मान लीजिए ये दोनों
पार्टिकल्स हैं, ठीक, मैटर के पार्टिकल्स हैं, और इनको एनर्जी मिल गई है, अब ये मूव करने लगे जोर जोर से, बहुत जोर से मूव करने लगे, तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है डिस्टर्ब हो रहा है, और इनका जो एक दूसरे से फ्री होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। तो सेम थिंग हैपेंस इन द वाटर, आइस क्यूब, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आइस क्यूब, इट इज द बेस्ट एग्जांपल। आइस क्यूब को आप जब लेके एक पतीले में या फिर वेसल में हीट करते हैं, तो उनके बीच का वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं हीट के थ्रू, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होने लगते हैं, ठीक, वो एक दूसरे से रिपेल करने लगते हैं, और रिपेल करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और लिक्विड फॉर्म में भी वही होता है, लिक्विड फॉर्म में उनके बीच में थोड़ी सी मोड़ी इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस रहती हैं, और उसको भी वो तोड़ के वो गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स, यही होता है रीज़न। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, नहीं आपको समझ में आया तो फिर से स्किप कीजिए 1 मिनट 2 मिनट, और फिर से इसको सुन लीजिए वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, melting point, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. So friends, melting point क्या होता है, ठीक, आइस क्यूब जो मेल्ट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, कब वो मेल्ट करना शुरू करेगा, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट करे, मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाए, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो चेंज होना शुरू हो जाए, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसी को हम उसे मेल्टिंग पॉइंट करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, डायरेक्ट मैंने मेन पॉइंट सिर्फ उठाए हैं बुक से, और यहाँ पे उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोगों के रिविजन के लिए बेस्ट तरीका है ये। या फिर आप किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी वेबसाइट से नोट्स पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बस मेरा मोटो क्या है, आप तक नॉलेज पहुँचे, और आप लोगों का भी मोटो होना चाहिए कि जो मेरा एम है वो मैं नॉलेज गेन करूँ और अच्छे स्कोर करूँ। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomena. हाँ भाई, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बहुत ही बड़ा फिनोमिना है बॉइलिंग, क्योंकि जब बॉइलिंग होता है तो हम अगर उसमें हाथ डालें तो हमारा हाथ जल जाता है, तो थोड़ा सा डेंजरस भी होता है बॉइल करते हुए वाटर को। बट यहाँ पे अपोजिट कर देंगे मेल्टिंग पॉइंट का, हमें वो टेम्परेचर चाहिए जिसपे सॉलिड मेल्ट करे, और हमें यहाँ पे वो टेम्परेचर चाहिए जिसपे लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दे, वो टेम्परेचर चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर हमको चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट पे भी हमको 0 डिग्री के अबव का अबव चाहिए टेम्परेचर, बट बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, हमको 100 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। बॉईल करवाना है वाटर को तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा लोअर क्लासेस में। उसे आइस क्यूब, आइस बनाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट मेल्ट करने के लिए भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसे बॉईल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो आपने इसको पढ़ रखा हुआ है। और डिग्री टू डिग्री टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, आपने एक कन्वर्जन भी पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा तो मैं एक शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगा इसके ऊपर, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा उस वीडियो के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज होते हैं। नाउ तो लेटेस्ट हिंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे वर्ड लेटेंट का मतलब क्या होता है, आप यही सोच रहे होगा ना, लेटेंट मीन्स होता है छुपा हुआ है। जैसे आप छुपा छुपा के वीडियो गेम्स खेलते रहते हो मम्मी से, हम तो यूट्यूब पे भैया का वीडियो देख रहे हैं, नहीं हमको तो गेम खेलना है छुपा छुपा के, इस वजह से मोबाइल लिए हैं, है कि नहीं, छुपा छुपा के, जैसे आप रात को आइसक्रीम्स खाते हो फ्रिज से निकाल के। सो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। ठीक, समझ गए ना आप। तो आप फ्यूजन का मतलब समझ सकते हैं, फ्यूजन मीन्स होता है मेल्टिंग, ठीक, टू मेल्ट, फ्यूजन मतलब आप समझ जाइए मेल्ट करना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट मतलब यहाँ पे भी छुपा हुआ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए उसके वेपर स्टेट में
एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए उसके यहाँ पे, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ देता है 1 मार्क्स में, वो 2 मार्क्स में। ओके फ्रेंड्स, नाउ इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, जो प्रेशर चेंज होता रहता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर। ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मान लीजिए यहाँ मेरे हाथों के बीच में देखिए, मेरे हाथों के बीच में यहाँ पे कुछ मैटर्स हैं, और मैं प्रेशर जैसे जैसे अप्लाई करूंगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे? एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैटर को चेंज कर देते हैं, उसके स्टेट को। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आप किसी भी वेसल में लिक्विड को रख दीजिए, तो लिक्विड में क्या रहता है, पहले उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो रहते हैं इंटरेक्शंस कम रहता है, और उनके बीच में थोड़ी गैपिंग होती है। क्या होती है? थोड़ी गैपिंग। अभी मैंने पिछले स्लाइड इसमें बताया था, तो आपको ये सब याद होगा, नहीं याद है तो फिर से जाकर एक बार रिपीट कर लीजिए। तो उनके बीच में क्या होता है, गैपिंग होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में, ठीक। तो जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, वो डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है। क्या होती है? बहुत ही कम हो जाती है वो डिस्टेंस, तो इसी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, और टेम्परेचर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। सेम थिंग, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, तो हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उसको प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो अपना फेस चेंज करेगा, सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, मान लीजिए गैसेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, जो लिक्विफिकेशन होता है, तो लिक्विफिकेशन कैसे होता है, टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करते हैं। फर्स्ट मेथड ये हो गया। अदर मेथड क्या हो गया? दूसरा मेथड क्या है लिक्विफाई करने का, गैसेस को प्रेशर इंक्रीज करने का। प्रेशर इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर को लो कर दीजिए, प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर को लो कर दीजिए, तो गैसेस क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। और लिक्विफिकेशन से उसे सॉलिड में चेंज करना है, तो भी यही काम करते रहिए, तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, लाइक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया होगा। CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख लीजिए, सॉलिड CO2 कैसे मिलता है, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। इवोपरेशन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग of a liquid into its vapor state at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. तो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर कब होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब हमको टेम्परेचर क्या रखना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है। क्या लिखा हुआ है सेकंड लाइन में? देखिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। मतलब कि वाटर जब हम हीट कर रहे हैं लिक्विड को, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से वो नीचे होना चाहिए और वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? वेपर फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। द टेम्परेचर शुड बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट and evaporation is a surface phenomena. Okay friends, let's move forward. Let's move to the next slide. Okay friends, factors affecting evaporation: an increase in surface area increases evaporation, an increase in temperature increases the rate of evaporation. Okay friends, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इवोपरेशन का क्या होता है। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवोपरेशन। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होते ही वहाँ पे इवोपरेशन और जल्दी होने लगता है। आप एक कपड़े को धोइए और उसको मरोड़ के अपने हैंगर पे टांग दीजिए, आप 2 दिन तक देखोगे कि सूखेगा नहीं, 2 दिन तक उसी तरह रहेगा। तो अगर आप उसी को मरोड़ने की जगह पूरा फैला के उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करके, जैसे आपकी मम्मी हैंगर पे टांगती हैं, उस तरह उसे धूप में रख दीजिए, हैंगर पे टांग दीजिए, तो देखेंगे कि आप विद इन 1 and 2 hours, और इफ there is much sunlight then within half hour it will all the water will evaporate and it will be dry. Okay friends, तो सरफेस एरिया का ये महत्व होता है। आप अपने कॉफ़ी या टी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप जब ग्लास में या फिर कप टी में लेके उसे ड्रिंक करते हैं तब वो बहुत ही हॉट होता है, बट उसे वहीं पे जब आप कटोरी में लेके पीते हैं उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इवापोरेशन जो हीट रहता है बहुत ही जल्दी निकलने लगता है उसके अंदर से, और इसी वजह से वो ठंडा हो जाता है जल्दी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी इवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है। आप वाटर अपने किसी वेजल में पानी ले लीजिए और वहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे आप टेम्परेचर को नोट कीजिए और थोड़े से उसको इंक्रीज कीजिए टेम्परेचर को थोड़ी देर बाद,
तो देखेंगे जब थोड़ी देर बाद आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जल्दी जल्दी वाटर इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बॉयल भी होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये पड़ता है। आप ठंडी में देख लीजिए टेम्परेचर कम रहता है तो जल्दी इवोपरेट नहीं होता है वाटर, हम लोगों का क्लोथ ड्राई नहीं होता है। बट वहीं पे गर्मी में क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए हम लोगों का जो इवोपरेशन प्रोसेस रहता है जल्दी हो जाता है और क्लोथ जल्दी ड्राई हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बट ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है जो आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो होती है ह्यूमिडिटी। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी हवा में क्या है, आपके सराउंडिंग्स में मॉइस्चर फैला हुआ है। बट अगर वहीं पे मॉइस्चर कम है तो वहाँ पे जल्दी इवोपरेशन होगा। ठीक फ्रेंड्स, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में, रेनी सीजन्स में हमारे घर धूप नहीं होती है, बारिश होती रहती है दिन भर, तो क्या करते हैं हम लोग, कपड़े को लेके आते हैं और फैला के उसको कहीं पे हैंगर पे डाल के और फैन को चालू कर देते हैं। तो फैन जब चालू हो जाता है तो विद इन 2 और 3 आवर्स आप देखते हो कि आपका क्लोथ क्या हो गया, सूख गया। क्या हो गया, आपका क्लोथ सूख गया। रेनी सीजन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप विंड स्पीड से भी रिलेशन बना सकते हैं कि विंड स्पीड की वजह से क्या होता है, इवोपरेशन इंक्रीज करता है। एट द लास्ट, इवोपरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। यस ऑफ कोर्स, इवोपरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। इसी वजह से आप ट्री के नीचे जब बैठते हैं, व्हेन यू सिट अंडर द ट्री यू फील कंफर्टेबल एंड कूल। क्यों, क्योंकि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के जो वाटर ड्रॉपलेट उसके अंदर वाटर सर्कुलेट होता रहता है, तो लीव्स के थ्रू इवोपरेशन होता है वहाँ पे। ठीक, और जैसे ही आप अंडर द ट्री जाते हो तो उस इवोपरेशन जो होता रहता है प्रोसेस, उसकी वजह से आप क्या महसूस होता है, आपको कूलिंग महसूस होती है। एंड सेम फॉर द ड्राई पॉट, जिसके अंदर से आप निकालते हो, जो मिट्टी का मटका रहता है उसके अंदर पानी भर देते हो गर्मियों के दिनों में, वो ठंडा रहता है पानी पीने के लिए। या फिर आपका देखते हैं समर कूलर, जो आपके घरों में कूलर रहता है, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है कि नहीं। सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। कुछ यहाँ पे मेजरेबल क्वांटिटीज़ है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपके क्लास 10th में, 11th में, 12th में आगे चल के बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और इसी क्लास में भी यूज़ होने वाला है। जैसे टेम्परेचर का देख लीजिए, यूनिट होता है केल्विन, सिंबल होता है के, कैपिटल के। क्वांटिटी ले लीजिए आप लेंथ, यूनिट होते हैं मीटर, सिंबल होता है स्मॉल एम। मास किलोग्राम होता है, सिंबल केजी होता है। वेट का न्यूटन होता है और सिंबल न्यूटन होता है। तो मैं यहाँ पे आपको पॉज करना चाहूँगा कि आप वेट और मास के बीच का डिफरेंस जान जाइए। अभी आप पढ़ोगे आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक। बट आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मास जो होता है किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स के पास एक्चुअल मास होते हैं सिर्फ ये होता है। बट व्हाट इज वेट, वेट मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी अर्थ के लिए डिफाइंड है ग्रेविटी, ग्रेविटी इनटू योर मास। तो आपका जो वेट निकल के आएगा, जो आप वेट अपना नापते हो ना, वो वेट आपका एक्चुअल मास इनटू ग्रेविटी है, जो कि 9.8 आपने पढ़ रखा होगा क्लास 8 में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये मास और वेट के बीच का डिफरेंस है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी बाई मीटर क्यूब। प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है, आपने क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ रखा हुआ है। प्रेशर अगर लार्जर एरिया है तो कम प्रेशर लगेगा, अगर स्मॉलर एरिया है, कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रही है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑल्पिन्स। ऑल्पिन्स का बहुत ही कम एरिया होता है, उसका बहुत ही कम एरिया होता है, इसी वजह से वो जल्दी से सॉफ्ट बोर्ड्स में पिन हो जाती है। आप नेल का एग्जांपल ले सकते हो, इसी वजह से बहुत ही कम नेल्स का एरिया होता है, इसी वजह से वो ईजिली हम उसे ठोक देते हैं दीवार में कहीं पे भी और वहाँ पे कपड़े टांग देते हैं। आप वहीं पे अपने ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर ठोकने की कोशिश कीजिए दीवार में, वो अंदर घुसेगा ही नहीं। तो ये होता है प्रेशर इंक्रीज एरिया से रिलेटेड जो होता है प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे उसका यूनिट होता है पास्कल और सिंबल होता है PA। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel if you haven't till now, and don't forget to hit the bell icon so that our latest updates reaches to you first.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी, बी सेफ, जय हिंद, जय भारत।